हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947। ठीक है, भारत का इतिहास 1858 से 1947 तक का जो इतिहास है भारत का, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके एग्जाम में, जो कि अब होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। अभी तक आपका कोई भी सिक्स्थ सेमेस्टर का इससे पहले कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन पेपर या हम कहें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। आप लोगों का क्वेश्चन पेपर ही सबसे पहला क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर अप करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास 13 चैप्टर हैं। और ठीक है, 13 चैप्टर आपके जो है वो 5 यूनिट्स के अंतर्गत रखे गए हैं। हमने पूरी की पूरी बुक से अराउंड 20 क्वेश्चंस उठाए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हर एक यूनिट में से इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करते हैं और जिनके आने के या फिर पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रह्म समाज की स्थापना, सिद्धांत और सामाजिक सुधारों में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना के बारे में बात करनी है आपको, इसके सिद्धांतों के बारे में बात करनी है और जो सामाजिक सुधार है, ठीक है, उनकी भूमिकाओं को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के नीचे ना उत्तर में लिखे। इस क्वेश्चन में हमने लिखा है कि आप उत्तर में क्या ऐड कर सकते हैं, क्या आप चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो राजा राममोहन राय के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, आत्मीय सभा, सती प्रथा, स्त्री शिक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की भूमिका, ये सारी जो व्यक्ति हैं या ये सारी जो चीजें हैं, ये आप अपने आंसर के अंतर्गत बता सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म समाज में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, ब्रह्म समाज का ही एक हिस्सा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आर्य समाज और उसके सामाजिक व धार्मिक सुधारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो आर्य समाज था, ठीक है, हम कहें आर्य समाज, तो उसके जो सामाजिक और जो धार्मिक सुधार थे, इन चीजों का आपकी विवेचना करनी है। विवेचना का मतलब यहाँ पे आता है कि आपको डिटेल में जो चीजें हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे या जोड़ेंगे अपने उत्तर में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, वेदों की ओर लौटे, ये बता सकते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था सुधार के बारे में बता सकते हैं, शिक्षा का प्रचार, शुद्धि आंदोलन, महिलाओं के अधिकार, ये सारी चीजें आर्य समाज में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए थे, उसके बारे में ये पॉइंट्स हैं आपके, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। ये जो दो प्रकार के आंदोलन थे, एक अलीगढ़ आंदोलन और दूसरा देवबंद आंदोलन, इसकी आपको क्या करनी है, तुलनात्मक समीक्षा करनी है, एक दूसरे को आपको कंपैरिजन करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और फिर आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ठीक है, तो उत्तर में आप सर सैयद अहमद खान का आधुनिक शिक्षा पर बल, इस चीज के बारे में बता सकते हैं। मुस्लिम लीग की पृष्ठभूमि, देवबंद में इस्लामिक परंपरा पर बल, आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं। ठीक है, अलीगढ़ जो आंदोलन है और जो देवबंद आंदोलन है, ये। अब देखिए, जो उत्तर में लिखे वाला जो पोर्शन है, जैसे कि हम कहें ये वाला जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट सिर्फ इसलिए ऐड किया गया है ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे कि आप आंसर में क्या बता सकते हैं। बट आपका आंसर इससे ज्यादा डिटेल में होना चाहिए, इसीलिए आपको ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ऐसा ना हो कि आप केवल हमारे दिए हुए ये जो क्वेश्चन है उत्तर में लिखे, इन चीजों को कवर अप करें, नहीं, इससे ज्यादा चीजों को कवर अप करिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंजेस आ सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर का फ्रेम तैयार करना होगा। ठीक है, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाति व्यवस्था के प्रति दृष्टि और सामाजिक योगदान का विशिष्ट विश्लेषण कीजिए। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ठीक है, उनकी जाति व्यवस्था के प्रति उनका किस प्रकार का दृष्टिकोण था, मतलब वो जो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, ठीक है, उसको किस प्रकार से देखते थे। ठीक है, और सामाजिक योगदान का विश्लेषण कीजिए, और जो जाति जो व्यवस्था है उसके प्रति हम कहें उसको खत्म करने में, ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जो समाज में योगदान रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे जाति उन्मूलन, ठीक है, पूना समझौता, संविधान में दलित अधिकार, मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये सारी चीजें की गई थी। ठीक है, जिसके द्वारा जो जाति व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया भारत के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, संविधान में हम कहें कि दलितों जो जात है उनको अधिकार दिए गए थे भीमराव अंबेडकर के द्वारा, क्योंकि वो एक प्रकार से उन्होंने देखा था कि किस प्रकार की व्यवस्था थी और किस प्रकार से उन लोगों के साथ बिहेव किया जाता था उस समय। ठीक है, तो ये सारी चीज। पांचवा क्वेश्चन आता है, ज्योतिबा फुल्ले और
सत्य शोधक समाज की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्योतिबा फुल्ले के बारे में बताना है। ज्योतिबा फुल्ले से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो आप ज्योतिबा फुल्ले से रिलेटेड हर एक चीज जानकारी को पता करके जाइए। क्या है ज्योतिबा फुल्ले और सत्य शोधक जो समाज है, ठीक है, उसकी भूमिका को आपको यहाँ पे बताना है। उत्तर में आप किन चीजों को ऐड कर सकते हैं, जैसे अछूतों और शूद्रों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, ब्राह्मणवाद की आलोचना, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो कि 1873 में की गई थी। तो इससे रिलेटेड चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, अछूत या फिर शूद्र जो थे, उनकी शिक्षा से रिलेटेड बात की गई है, स्त्री शिक्षा के बारे में बात की गई है, जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था चली आ रही थी हमेशा से, ठीक है, उस चीज की आलोचना के बारे में बात करी गई है, और सत्य शोधक जो समाज था उसकी स्थापना के बारे में बात की गई है। तो ये सारे टॉपिक्स आप में आंसर में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, महिला सुधार आंदोलनों में प्रमुख मुद्दों का विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ठीक है, महिला सुधार जो आंदोलन हुए थे, उनमें कौन कौन से प्रमुख मुद्दे थे, जो आप कह सकते हैं कि प्रमुख एजेंडा कौन कौन से थे, जिन चीजों को लेकर महिला सुधार आंदोलन किए गए थे, तो ये उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। और देखिए जो मुद्दे हैं वो ये है, सती प्रथा एक मुद्दा थी, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एक मुद्दा थी, फिर बाल विवाह एक मुद्दा थी, ठीक है, उसके साथ हम कहें स्त्री शिक्षा सुधार को, जैसे विद्यासागर और सावित्रीबाई फुल्ले की भूमिका के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, देखिए ये सती प्रथा हो गई, या विधवा पुनर्विवाह, या बाल विवाह, या स्त्री शिक्षा, ये सारी चीजों के बारे में आपको महिला सुधार आंदोलन का कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आप इन चीजों के बारे में वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका आंसर जो है वो डिटेल वर्जन में लिख जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसका नाम है औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन के प्रमुख कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, औपनिवेशिक जो भारत था, अंग्रेजों के अंतर्गत, मतलब अंग्रेजी व्यवस्था भारत में थी, तो उस समय जो किसान आंदोलन हुए थे उनके प्रमुख कारण क्या थे और उनके क्या प्रभाव पड़े थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चंपारण हो गया, फिर खेड़ा हो गया, बारडोली आंदोलन हो गया, महात्मा गांधी की भागीदारी के बारे में बात कर सकते हैं, लगान व कर्ज से मुक्ति की मांग की गई थी, तो इन चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हुई थी औपनिवेशिक भारत के अंतर्गत, मतलब जब अंग्रेजों का शासन पूरी तरह भारत में था तब। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं, आदिवासी आंदोलन की प्रकृति और उनके सामाजिक राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो आदिवासी आंदोलन हुए थे उनकी आपको यहाँ पे बतानी है प्रकृति, और उसके साथ साथ उनके सामाजिक राजनीतिक जो प्रभाव पड़े थे इस आंदोलन के, वो आपको यहाँ पे बताने। ठीक है, संथाल, भील और मुड़ा विद्रोह, फिर साथ में आप भूमि अधिग्रहण के बारे में बता सकते हैं, वन अधिकार और औपनिवेशिक शोषण के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, आदिवासी आंदोलन इसलिए किए गए थे एक प्रकार से हम कहें, क्योंकि भाई आदिवासी जो रहा करते थे उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा था औपनिवेशिक शासन के दौरान, तो ये उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धन निकासी जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। ठीक है, ड्रेन थ्योरी, विदेशों में पूंजी का स्थानांतरण, विदेशों में जो पूंजी थी उसका स्थानांतरण हो रहा था, कर और लाभ का ब्रिटेन जाना। अब देखिए यहाँ से जो टैक्स लिया जाता था या फिर यहाँ से जो भी प्रॉफिट कमाया जाता था वो जा रहा था सीधा ब्रिटेन। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है, धन निकासी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, और फिर आर्थिक राष्ट्रवाद की शुरुआत की गई थी। तो ये सारी चीजें आप अपने जो दादा भाई नौरोजी हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें आप ये सारी चीजें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, औपनिवेशिक शासन में भारतीय उद्योगों की स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था, तो उस समय भारतीय जो उद्योग थे उनकी क्या स्थिति थी, भारत में जो उद्योग चल रहे थे उनकी स्थिति किस प्रकार की थी, तो ये। ठीक है, उत्तर में आप लिखेंगे देसी देसी कारीगरों की दुर्दशा हो चुकी थी। ठीक है, टेक्सटाइल जो उद्योग था, फिर रेलवे निर्माण और स्वदेशी आंदोलन, ये सारी चीजें जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था जब भारत में चल रही थी उस समय उद्योगों की इस प्रकार की स्थिति थी। ठीक है, टेक्सटाइल का जो उद्योग था वो यहाँ पे चलाया जा रहा था, हम कहें देसी कारीगर जो थे उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, और ये सारी चीजें। रेलवे निर्माण के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में रेलवे निर्माण पे काफी हद तक ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में, जो भारत में राष्ट्रवादी व्यवस्था या हम कहें राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण है उसका उदय हुआ था, तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा और जो प्रेस की क्या भूमिका रही है इस चीज में आपको ये बताना है। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, जो मीडिया थी वो स्वतंत्र थी, फिर जागरूकता के बारे में आप बता सकते हैं, सामाजिक सुधार के बारे में बता सकते हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे माध्यम वर्ग का उभर कर सामने आना था। ठीक है, अंग्रेजी पढ़े लिखे जो भी माध्यम, एक प्रकार से कहते हैं ऐसा वर्ग जो अंग्रेजी पढ़ी थी वो उस समय उभर कर सामने आ रहा था, तो वो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य और प्रारंभिक कार्यों की विवेचना कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे सारे पॉइंट आप कवर करके चाहिए। आप 1885 में
ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, और फिर नरमपंथी रणनीति याचिका और संवैधानिक सुधार, इन टॉपिक्स के बारे में अपने आंसर में बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेनली जो बात करनी है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई थी और उसके क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में आपको बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है जिसका नाम है उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण और उसके प्रमुख नेताओं का वर्णन। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद जो था उसका उदय किस प्रकार से हुआ, उसके उदय होने के क्या कारण थे और उसमें जो प्रमुख नेता थे उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। जैसे बंगा भंगा, ठीक है, फिर लाल बालपाल, फिर स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रसार, ये सारी चीजें उधर उग्र राष्ट्रवाद के अंतर्गत आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहे तो इन पॉइंट को ऐड करिए, ना तो ना करिए, ये बिल्कुल आपके ऊपर बेस करता है, पर जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करिए, क्वेश्चन को पूरा कवर अप करिए। क्वेश्चन नंबर 14 आता है जिसका में पूछा गया कि महात्मा गांधी की राजनीतिक विचारधारा और आंदोलनों की रणनीति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी की जो राजनीतिक विचारधारा थी उसके बारे में आपको बताना है, जो उनकी राजनीतिक विचारधारा थी, पॉलिटिकल ओपिनियन था वो, और फिर आंदोलन की क्या रणनीति थी, उन चीजों का आपका जो एक प्रकार से मूल्यांकन करना, मतलब एक्सप्लेनेशन वर्जन आपको बताना है। सत्याग्रह, अहिंसा आंदोलन, फिर स्वदेशी, असहयोग, सविनय अवज्ञा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो आंदोलन थे, इन आंदोलनों के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी की जो राजनीतिक विचारधारा थी उन चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है असहयोग आंदोलन 1920 में उसके परिणाम का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, असहयोग जो आंदोलन हुआ था ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो आप आंदोलन के बारे में तो बेसिक डिटेल, जैसे कि वो कब हुए थे, किस टाइम हुए थे, किसके द्वारा किए गए थे, कौन से प्रमुख नेता थे, ये सारी चीजें आप पढ़ के जाइए। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, तो उसके परिणाम का आपको विश्लेषण करना है। खिलाफत आंदोलन, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार हुआ था, चोरा चोरी कांड, और फिर आंदोलन की वापसी, ये सारी चीजें की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 आता है जिसमें भगत सिंह के बारे में पूछा गया कि भगत सिंह और HSRA की क्रांतिकारी गतिविधियां तथा विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, भगत सिंह और HSRA की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी और जो विचार थे, क्रांतिकारी गतिविधि और जो विचार, इन दो चीजों के बारे में आपको इसके अंतर्गत बात करना है। HSRA की स्थापना कब हुई थी, समाजवाद के बारे में आप, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था वो, फिर लाहौर षड्यंत्र केस, और फिर लेखन कार्य, ये सारी चीजें आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है जिसमें पूछा गया सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, ठीक है, INA का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। ठीक है, INA का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, फिर सिंगापुर में अस्थायी सरकार, फिर दिल्ली चलो, INA ट्रायल्स का जन्म, जन जागरण, ये सारी चीजें अपने आंसर में आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है जिसमें पूछा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति के विकास के कारणों और उसके परिणामों की विवेचना कीजिए। ठीक है, सांप्रदायिक जो राजनीति थी उसके विकास होने के क्या कारण थे, सांप्रदायिक राजनीति के विकसित होने, डेवलप होने के कौन कौन से कारण थे और उसके क्या परिणाम निकलकर सामने आए, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पृथक निर्वाचक मॉडल जो कि 1909 में आया था, फिर मुस्लिम लीग आई, फिर हिंदू महासभा आई, फिर डालो और राज करो की नीति आई थी, तो ये सारी चीजें आप आंसर में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है जिसके अंतर्गत होता है भारत का विभाजन, प्रमुख कारणों और घटनाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत से विभाजन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके क्या कारण थे और क्या घटना हुई थी उस समय जब भारत का विभाजन हुआ था, तो जो ऐतिहासिक घटना थी उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र का सिद्धांत, भारत और पाकिस्तान का सिद्धांत दिया था, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, उनके बीच में जो मतभेद था उसके बारे में बात कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन किस प्रकार से होता, दंगे हुए थे और माउंट बेटन की क्या योजना थी, ये सारी चीजें अपने आंसर में बात करेंगे। ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय बहुत बड़े स्तर पर दंगे हुए थे, बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि त्रासदी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है जिसमें पूछा गया है कि विभाजन के दौरान हुए सामाजिक मानकीय संकट और उसके प्रभावों का विवेचना कीजिए। ठीक है, विभाजन के दौरान जो सामाजिक और जो मानवीय संकट हुआ था, समाज पे जो संकट आया वो और जो मानव पे संकट आया वो, इनके प्रभावों के बारे में आपको बात करना है। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी बहुत बड़े स्तर पर, शरणार्थियों को त्रासदी हुई थी, महिलाओं के प्रति हिंसा हुई थी, जनसंख्या स्थानांतरण हो गया था। कई आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या जो कि भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में रहती थी हिंदुओं की, वो भारत आई, और जो भारत में रहा करती थी मुस्लिमों की, वो पाकिस्तान चली गई। बहुत बड़ी संख्या का स्थानांतरण हुआ था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। दूसरा, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, दो संप्रदायों में देश बट गया था, हिंदू मुस्लिम में। ठीक है, तो बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। उसके साथ साथ शरणार्थियों की त्रासदी का मतलब है कि वह लोग जो कि रिफ्यूजीज हैं उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। ठीक है, महिलाओं के प्रति तो हिंसा हद से ज्यादा हुई थी, बहुत बड़े स्तर पर मारकाट हुई थी। तो ये सारी चीजें अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये 20 क्वेश्चंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आपकी पूरी बुक को इनको पढ़ के हम कह सकते हैं कि बनाए गए हैं। इन क्वेश्चंस को ना आप एक बार कवर करके जाइए। ठीक है,
इन क्वेश्चन से जुड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डायरेक्ट ये भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है तो अभी किसी को अंदाजा नहीं है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जाएंगे, बट चैप्टर में जो चीज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उससे बनेंगे, और वो इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको इन क्वेश्चंस के अंतर्गत बताई है, तो आप इनको अच्छे से कवर अप करके जाइए। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो जाती है, ठीक है। आप हम लोगों के साथ टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के हमारे 2 जो चैनल्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना जो भी डाउट है आपका वो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग वीडियो 6 सेमेस्टर की ऑल सब्जेक्ट्स की आपको यहीं देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड और बाकी सारी चीजें। हमारा ऐप जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपको 6 सेमेस्टर के कई सब्जेक्ट्स के नोट्स भी हमने अवेलेबल करा दिए हैं, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं, और साथ के साथ आपको डेट शीट, क्वेश्चन पेपर और बाकी सारी चीजें वहीं देखने को मिल जाएंगी। तो जाइए, आपको जरूर चेकआउट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।